हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सीरीज में हम लोग डेली आंसर राइटिंग सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं एंड सिस्टम कुछ इस तरह से है कि मंडे टू सैटरडे डेली 11 AM पे हम लोग 2 क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं। ये क्वेश्चन GS 1, 2, 3 एंड 4 से बिलोंग करते हैं। कहाँ पे पोस्ट करते हैं? हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और आपसे उम्मीद करते हैं, आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग इन दोनों ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, जिसके बाद नाइट में इन पे डिस्कशन हम लोग यहाँ पे करते हैं। अब देखिए, जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इनको पीयर इवेल्युएशन के लिए आप सबमिट कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रेप आईएएस पीयर इवेल्युएशन, ठीक है। तो इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे अपने आंसर्स को सबमिट कर सकते हैं और इस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके लिए। नंबर 1, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें, ताकि मैक्सिमम लोग हमारे इस इनिशिएटिव से जुड़ सकें। सेकेंड इंफॉर्मेशन, देखिए, प्रेप आईएएस ने 2 नए पेड कोर्सेज लॉन्च किए हैं, लाइव आंसर राइटिंग एंड लाइव ऐसे राइटिंग। काफ़ी सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे, जैसे कि 1-to-1 मेंटरशिप सेशंस होंगे, डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, रियल एग्जाम लाइक सिचुएशन में आपको आंसर राइटिंग की, ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, डिटेल्ड कॉपी इवेल्युएशन एंड फीडबैक सिस्टम यहाँ पे रहेगा। अगर आप इन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको कोर्स का लॉन्च वीडियो मिलेगा, जहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं हमारे आज के सेशन पे, और आज हमने GS 4 एथिक्स से 2 क्वेश्चन लिए हैं। एक क्वेश्चन 10 मार्कर है, दूसरा क्वेश्चन एक केस स्टडी है 20 मार्कर, एंड यूपीएससी में भी इसी तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 1 बाय 1 दोनों क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली सबका रिप्लाई करूंगा। एंड उसके बाद सेकंड सेगमेंट में हम लोग क्या करते हैं, एक लर्नर की आंसर शीट को डिस्कस करेंगे। उसका पर्पस क्या है, आपको पता चले कि बाकी के लोग किस तरह से आंसर्स को अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए, अब देखो, कल के लेक्चर में एक एस्पिरेंट का डाउट था कि ये जो हम आंसर राइटिंग करवा रहे हैं इसका शेड्यूल क्या है। तो देखिए, आप इस प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा, जो फर्स्ट वीडियो होगा वहाँ पे आपको शेड्यूल डेफिनेटली मिलेगा। हमने डे वाइज सब्जेक्ट को डिवाइड किया हुआ है और उसी के हिसाब से हम क्वेश्चंस यहाँ पे पोस्ट करते हैं। और जितने भी क्वेश्चन हम लोग पोस्ट कर रहे हैं ये एज पर यूपीएससी सिलेबस ही हैं, आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी हम लोग यहाँ पे पोस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू एजुकेट अ पर्सन इन द माइंड बट नॉट इन मोरल्स इज टू एजुकेट अ मैनर्स टू सोसाइटी। ये कोटेशन है और इस कोटेशन का प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में क्या मतलब है ये आपको एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, एक 10 मार्कर है, 150 वर्ड्स में आपको इसको अटेम्प्ट करना है। देखो, 10 मार्कर के लिए मैं आपको सजेशन दे रहा हूं कि जो आपको यूपीएससी में आंसर शीट मिलती है, तो देखो यहाँ पे तो क्वेश्चन लिखा रहता है, तो ये पूरा आपको अटेम्प्ट करना है। जो नेक्स्ट पेज है तो मैक्सिमम यहीं तक, ठीक है। कोशिश करो कि आधे पेज में अपना आंसर खत्म कर दो, तभी आप एथिक्स का पेपर पूरा कर पाओगे, क्योंकि बहुत लेंदी पेपर होता है, ठीक है। तो जो 150 वर्ड्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, 10 मार्कर होते हैं, उनको काफ़ी ब्रीफ में आपको लिखना है, टू द पॉइंट लिखो, ठीक है। जितना भी आपको एक्सप्लेन करना है रिलेवेंट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, वरना क्या होगा, अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपका पेपर छूट जाएगा, ठीक है। और वो नहीं करना है, ठीक है। कोशिश करो कि लिमिटेड वर्ड्स में जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है उसको आप एक्सप्रेस कर दो, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, देखो क्वेश्चन की डिमांड क्या है। क्वेश्चन की डिमांड ये है कि भाई एजुकेशन का पर्पस क्या है, टू एजुकेट अ पर्सन इन द माइंड। आपने एक आदमी को नॉलेज तो दे दी बट उसको वैल्यू सिस्टम नहीं दिया, तो क्या होगा, वो सोसाइटी के लिए बहुत ही डेंजरस चीज होगी। ये बेसिकली ये कोटेशन है, ये स्टेटमेंट है, इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट की बात की गई है, मतलब आपको
अभी रिसेंट के जो एग्जाम्पल्स है वो यहाँ पे देने होंगे, वो आपको यहाँ पे देने होंगे। मतलब वो एग्जाम्पल्स जहाँ पे पर्सन एजुकेटेड है बट उसमें वैल्यू सिस्टम नहीं है और वो किस तरह से डेंजरस है सोसाइटी के लिए। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप को पता भी होंगे। तो इसकी डिमांड क्या हो गई ये तो आप समझ गए। स्ट्रक्चर क्या होगा, इंट्रोडक्शन लिख दो, ठीक है, एग्जाम्पल्स दे दो, उसके बाद आपको कंक्लूड करना होगा। सिंपल सा ये स्ट्रक्चर है यहाँ पे जो आपको समझ में आ भी जाएगा। अब देखो जहां तक इंट्रोडक्शन की बात है, आप लिख दो कि भाई एजुकेशन का पर्पस क्या होता है। केवल नॉलेज नहीं होता है भाई, नॉलेज उसका असेंशियल पार्ट है, बट एजुकेशन का एक और पर्पस होता है, वो ये कि जो वैल्यू सिस्टम है उसको इनकलकेट कर दे। जैसे कि ऑनेस्टी हो गया, रिस्पेक्ट हो गया, ठीक है, टॉलरेंस हो गया, जितने भी रिलीजन है उनके प्रति टॉलरेंस होना चाहिए, सोसाइटी में जितने भी मेंबर्स हैं उनके प्रति रिस्पेक्ट होनी चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए। तो ये भी पर्पस होता है एजुकेशन का, मीन्स नॉलेज प्लस वैल्यू सिस्टम। अगर हमारा फोकस केवल नॉलेज पे है और वैल्यू सिस्टम पे नहीं है तो फिर वो सोसाइटी के लिए डेंजरस होगा। ये हमें एग्जाम्पल देने होंगे। और वैल्यू सिस्टम क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर आप सोसाइटी का वेलफेयर चाहते हैं, ठीक है, तो उसमें स्किल्स के साथ साथ वैल्यू सिस्टम, कंपैशन, लव, एम्पैथी ये भी होना चाहिए। ये बात समझ में आती होगी, ठीक है। अब देखो इसके बाद ना आपको एग्जाम्पल्स देने होंगे, ठीक है, कि भाई जहां पे एजुकेशन है बट वैल्यू सिस्टम नहीं है तो वहां पे किस तरह से हार्म दिखता है सोसाइटी को। ये तो एक डायमेंशन हो गई। आप ऐसा भी एग्जाम्पल दे सकते हैं कि एजुकेशन भी है और वैल्यू सिस्टम भी है, किस तरह से काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही तरह के एग्जाम्पल आप यहाँ पे दे सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे कोटेशंस दे सकते हैं, काफ़ी अच्छे कोटेशंस हैं कि एजुकेटिंग द माइंड विदाउट एजुकेटिंग द हार्ट इज नो एजुकेशन एट ऑल। तो ये जो क्वेश्चन की डिमांड है ये इस कोटेशन में काफ़ी अच्छे से आप बता सकते हो। तो ये अगर ये कोटेशन आपको याद है तो ये कोटेशन भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। नेल्सन मंडेला, इनका भी बहुत ही फेमस कोटेशन है कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन, ठीक है, टू चेंज द वर्ल्ड। तो ये इतना पावरफुल वेपन है, अगर इसका आप गलत चीज़ों में यूज़ करोगे तो कितना हार्म होगा। तो ये कोटेशन भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। ओसामा बिन लादेन काफ़ी पढ़ा लिखा आदमी था बट टेररिज्म में यूज़ किया दिमाग को, ठीक है। विजय माल्या, नीरव मोदी सब पढ़े लिखे लोग हैं बट गलत डायरेक्शन में यूज़ कर रहे हैं अपनी नॉलेज को। अभी कोविड के टाइम पे देख लो, डॉक्टर्स ने क्या कुछ नहीं किया, ठीक है, काफ़ी ने अच्छा काम भी किया, कुछ ने बुरा काम भी किया। तो सभी एजुकेटेड लोग हैं बट जिनका वैल्यू सिस्टम सही नहीं है वो सोसाइटी के लिए डेंजरस होते हैं। साइबर क्राइम्स बहुत बड़े जीनियस होते हैं, ठीक है, बट वो हैकिंग करने लग जाते हैं, ठीक है। आईएएस आईपीएस बन जाओगे लेकिन डाउरी सिस्टम को प्रमोट करोगे। तो ये सब क्या है, बेसिकली वैल्यू सिस्टम सही नहीं है। तो ये सारे एग्जाम्पल आपको यहाँ पे देने होंगे। और देखो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए फिर तो जो आपकी वर्ड लिमिट है वो क्रॉस हो जाएगी। तो लिमिटेड एग्जाम्पल दो, कोशिश करो कि मोस्ट रिलेवेंट एग्जाम्पल दो। जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, जो काफ़ी अच्छी पोस्ट पे हैं, काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, बट उसके बावजूद भी करप्शन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सारे जो पॉइंट हैं ये आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे अकबर का भी एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। अनएजुकेटेड था बट उसका वैल्यू सिस्टम काफ़ी अच्छा था। तो ये जो पॉइंट है कि वैल्यू सिस्टम की इंपॉर्टेंस क्या है वो यहाँ पे बता सकते हो आप, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल भी दे सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल इस कोटेशन को अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। इसकी दोनों साइड बता दो, ठीक है। समझ में आ गया। आप यहां पे ये भी एग्जाम्पल दे सकते हो, एजुकेशन प्लस वैल्यू सिस्टम, कितना कुछ कर सकते हो, ठीक है। हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, ठीक है, कलाम साहब, उनका एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। गांधी जी का एग्जाम्पल दे सकते हो, पूरा फ्रीडम दिलवा दिया हमें, इतना स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम था उनका, ठीक है। कैसे कंक्लूड करोगे, तो देखो आप बता दो कि अगर आपके पास नॉलेज है बट आपके पास वैल्यू नहीं है तो बेसिकली आपके पास पावर है बट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो ये बहुत ही हार्मफुल होगा सोसाइटी के लिए। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें बेसिकली आप यहाँ पे जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसको रिफॉर्म करने की बात कर सकते हो। आप फैमिली, पेरेंट्स, स्कूल्स, सोसाइटी, इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी यहाँ पे बात कर सकते हो। आप गांधी जी की 7 सिन, उसमें से एक क्या था, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, ठीक है, इसकी बात यहाँ पे कर सकते हो। तो काफ़ी कुछ है जिससे आप यहाँ पे एंड कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी आपको सूटेबल लगे उससे कंक्लूड कर दो, ठीक है।
समझ में आ गया। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन तो यहीं पे एंड होता है। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि एक केस स्टडी है, और ये केस स्टडी यूपीएससी ने 2019 में पूछी थी। ठीक है, तो वहीं से मैंने इसको लिया है। देखो इस तरह के जो केस स्टडीज हैं वो भी पूछी जाती हैं, एक बार देख लेते हैं। ऑनेस्टी एंड अपराइटनेस आर द हॉलमार्क्स ऑफ ए सिविल सर्वेंट। नोलन कमेटी आपको याद आ रही होगी। सिविल सर्वेंट्स possessing these qualities are considered as the backbone of any strong organization। डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है, अगर ऑफिसर्स ऑनेस्ट हैं तो वो हमारे लिए असेट होते हैं। इन लाइन ऑफ ड्यूटी दे टेक वेरियस डिसीजंस, एट टाइम्स सम बिकम बोनाफाइड मिस्टेक्स। देखिए पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना है, वेलफेयर का काम है, तो आपको डिसीजन लेने ही होंगे, और कभी कभी ऐसा होता है कि बोनाफाइड मिस्टेक्स भी हो जाती है, मतलब अनइंटेंशनल गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, जो आप सोच नहीं पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो कोविड के टाइम पे जो ड्रग्स थी, जो दवाइयां थी, वो काफ़ी शॉर्टेज में थी, तो डिसीजन लिया गया कि भाई आपको प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने, एक फॉर्म फिलअप करना होगा, उसके बाद ही लिमिटेड क्वांटिटी में आपको वो ड्रग्स मिलेंगी। तो ये डिसीजन एक अच्छे माइंडसेट से लिया गया था, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए लिया गया था। बट हुआ क्या, उससे ब्लैक मार्केटिंग बढ़ गई। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो जो सिविल सर्वेंट है जिसने ये डिसीजन लिया वो ब्लैक मार्केटिंग को प्रमोट कर रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो बोनाफाइड मिस्टेक्स हो जाती हैं। एज लॉन्ग एज सच डिसीजंस आर नॉट टेकन इंटेंशनली एंड डू नॉट बेनिफिट पर्सनली, द ऑफिसर कैन नॉट बी सेड टू बी गिल्टी। वही बात है, आप उस पर थोड़ी चार्ज लगा दोगे कि भाई आप ब्लैक मार्केटिंग करवा रहे हो। ठीक है, दो सच डिसीजन में एट टाइम्स लीड टू अनफोर्सिन एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज इन द लॉन्ग टर्म। ये मैंने आपको बता दिया। In the recent past, a few instances have surfaced wherein civil servants have been implicated for bona fide mistakes। मतलब कुछ गलतियां हुई जो अनइंटेंशनली हुई, जो वो चाहते नहीं थे, बट क्योंकि डिसीजन लेना था वेलफेयर के लिए तो डिसीजन लिया, बट जो उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा वो कुछ चेंज हो गया, क्योंकि सिचुएशन काफ़ी डायनामिक होती है, हर चीज़ को आप एक बार में समझ नहीं सकते हो। ठीक है, चीज़ें लगातार चेंज होती रहती हैं, और जो बोनाफाइड मिस्टेक हुई उसकी वजह से उनको पनिश किया गया। दे हैव ऑफन बीन प्रोसिक्यूटेड, और इवन उनको जेल में डाल दिया गया। यहाँ पे बेसिकली जो कोलगेट स्कैम हुआ था, कोलगेट स्कैम, ठीक है, उनकी यहाँ पे बेसिकली आप समझ सकते हो कि उसमें जो सिविल सर्वेंट थे, ठीक है, उनको जेल में भी डाला गया था। दीज इंस्टांसेस हैव ग्रेटली रेटल्ड द मोरल फाइबर ऑफ सिविल सर्वेंट। भाई अगर कोई अच्छा काम कर रहा है और उस काम को करते हुए उससे गलती हो गई और उसकी वजह से आप उसको जेल में डाल दे रहे हो, ठीक है, और वो जो गलती थी वो अनइंटेंशनली थी, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सिविल सर्वेंट है उनका मोरल मोटिवेशन इससे कम हो जाएगा। तो ये पूरा सीन यहाँ पे दिया हुआ है। हाउ डज दिस ट्रेंड अफेक्ट द फंक्शनिंग, कैसे जो सिविल सर्विस की जो फंक्शनिंग है उसको ये ट्रेंड अफेक्ट करेगा, इसको आपको मेंशन करना है। ठीक है, फिर क्या मेजर्स लिए जाने चाहिए वो आपको बताने होंगे, और उनको जस्टिफाई भी आपको करना है। ठीक है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक केस स्टडी है, मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर दो, उसके बाद किस तरह से अफेक्ट करती हैं वो बता दो, क्या मेजर्स लेने चाहिए वो बता दो, उसको जस्टिफाई कर दो, और फिर उसके बाद आपको कंक्लूड करना होगा। ठीक है, जहां तक इंट्रोडक्शन की बात है, देखिए आप लिख सकते हैं कि सिविल सर्वेंट काफ़ी पावर्स होती हैं, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपको डे टू डे लाइफ में काफ़ी डिसीजंस लेने होते हैं। ठीक है, क्यों लेने होते हैं, ताकि वेलफेयर को आप इंश्योर कर सकें। बट कभी कभी ऐसा होता है कि बोनाफाइड मिस्टेक्स हो जाती हैं। ठीक है, बोनाफाइड मिस्टेक्स हो जाती हैं, और अगर उसमें आप प्रोसिक्यूट करते हो उन ऑनेस्ट ऑफिसर्स को, ठीक है, अगर वो करप्ट नहीं है, ठीक है, अगर उन्होंने एक सही डिसीजन लिया बट उसका इम्पैक्ट कुछ गलत हो गया, ठीक है, वो सोच नहीं पाए कि उसका लॉन्ग टर्म क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि सिचुएशन बहुत डायनामिक होती हैं, तो अगर उनको आप पनिश करते हो तो एक रॉन्ग प्रेसिडेंट आप बना रहे हो। तो इसमें होगा क्या कि जो बाकी के जो ऑनेस्ट ऑफिसर्स हैं वो फिर ऐसा काम करेंगे ही नहीं। ठीक है, वो उनका जो मोटिवेशन है, जो उनका मोरल है, वो इससे इम्पैक्ट होगा, किस तरह से वो आगे आपको बताना होगा। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन इसका हो जाएगा। किस तरह से फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है, देखिए अगर आप किसी को पनिश कर रहे हो तो बेसिकली उसने क्या किया है, उसने रिस्क ली है। भाई कभी कभी जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो हर चीज़ के लिए तो बनाए नहीं जा सकते, सिचुएशन काफ़ी डायनामिक होती है, आपको ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना होता है, आप रिस्क ले रहे हो, आप आउट ऑफ बॉक्स जाके सोच रहे हो, आप इनोवेट कर रहे हो, बट अगर उसका इम्पैक्ट गलत हो गया तो क्या आपको पनिशमेंट मिलनी चाहिए क्या? अगर ऐसा होगा तो आप डिस्करेज कर रहे हो किसको, डिसीजन मेकिंग को। फिर क्या करेंगे लोग, रिस्क लेंगे ही नहीं।
ज़्यादा सोचेंगे नहीं। जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशन है भाई, चुपचाप उनको फॉलो कर लो। और देखिए, अगर आपको वेलफेयर इंश्योर करना है तो आपको रिस्क लेनी होती है, क्योंकि आपको ऑन द स्पॉट डिसीजन लेने होते हैं। पॉलिटिशियन में हैरेस ऑनेस्ट ऑफिसर्स, बिल्कुल सही बात है भाई, आपको फंसा देंगे। जो ऑनेस्ट ऑफिसर्स हैं उनको फंसा दिया जाएगा, तो ये भी एक गलत चीज है। इंपैक्ट ऑन वेलफेयर एंड सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ, वही बात है, जब आप इनोवेट ही नहीं कर रहे हो, आउट ऑफ बॉक्स जा ही नहीं रहे हो, रिस्क ले ही नहीं रहे हो, तो भाई क्या होगा, इससे जो वेलफेयर है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो सफर करेगी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप यहां पे लिख सकते हो। वो जो इंडिविजुअल है उसकी रेपुटेशन का भी एक खतरा होगा, तो ये बात भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये अफेक्ट होंगे। क्या मेजर्स लिए जाने चाहिए, तो भाई देखो यहां पे ऑनेस्ट ऑफिसर है, ठीक है, ऑनेस्ट ऑफिसर है, बट जो गलती हुई है वो अनइंटेंशनल है। ठीक है, अनइंटेंशनल है। ठीक है, जानबूझ के नहीं किया है, गलती से हो गया। ठीक है, जो मोटिव था वो काफी अच्छा था, लेकिन उसके बावजूद भी हर चीज आप समझ नहीं पाए, गलती हो गई। भाई गलती तो सभी से होती है, तो ऐसा थोड़ी है कि वो जो ऑफिसर है वो करप्ट है या उसने कुछ गलत काम किया है। ठीक है, तो इसमें जो इन्वेस्टिगेशन है वो बहुत जरूरी है। जब इनिशियल स्टेज पे आप एग्जामिन कर रहे हो कंप्लेंट को, तो वो एग्जामिनेशन इन डेप्थ होना चाहिए। ठीक है, ताकि वहीं पे पता चल जाए कि वो जो गलती है वो इंटेंशनल है कि अनइंटेंशनल है। अगर अनइंटेंशनल है तो फिर उस पर ज्यादा एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए। ठीक है, इसके लिए आप कोई लॉ बना सकते हो। ठीक है, कोई कमिटी फॉर्म कर सकते हो। आप यहाँ पे ऑफिसर्स की प्रोफाइलिंग भी कर सकते हो, भाई उनका करियर रिकॉर्ड क्या है, भाई उनकी कॉम्पिटेंस कितनी है, कैपेबिलिटीज क्या है, उनका रिकॉर्ड क्या रहा है। ठीक है, रेपुटेशन क्या है। और फिर जब कोई कंप्लेंट फाइल होती है तो देखो कि उसकी प्रोफाइलिंग क्या है, और उसी के बेसिस पे हमें जो है डिसीजन लेना भी चाहिए। तो यहाँ पे आप ये भी पॉइंट लिख सकते हो। इसके अलावा देखिए, ट्रांसपेरेंसी की बात कर सकते हो कि जब भी कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो किन बेसिस पे वो डिसीजन लिया गया, किन सर्कमस्टांस, किन सिचुएशन को लेके वो डिसीजन लिया गया, वो सब ओपन होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म होना चाहिए, ताकि हर चीज पता चले कि भाई किस परिस्थिति में, किन सर्कमस्टांसेस में वो डिसीजन लिया गया था। ठीक है, देन रिड्यूसिंग पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, बिल्कुल सही बात है भाई। जो पॉलिटिशियंस हैं इनका इन्वॉल्वमेंट कम से कम होना चाहिए। ठीक है, ये बात समझ जाइए। और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी, ज़्यादा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। देन अप्रोच ऑफ जुडिशरी, देखिए जुडिशरी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हर गलती पे पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। जब जुडिशरी के पास कोई केस जाए, वो तो सिंपली वहां पे बताए कि भाई करप्शन और रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, इसमें डिफरेंस होता है। ठीक है, और उसी के हिसाब से भी पनिशमेंट मिलनी भी चाहिए। हर गलत डिसीजन करप्शन नहीं होता है, यही आपने कोलगेट में सीखा भी होगा। तो वही सारी बात यहां पे आपको मेंशन करनी है। कैसे जस्टिफाई करोगे, बता दो कि डायनामिक सिचुएशन है, आपको रिस्क लेनी होती है, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करनी होती है, इनोवेशन करना होता है। तो इसमें आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाके डिसीजन लेने पड़ते हैं। कभी कभी गलत भी हो जाते हैं, भाई प्राइवेट सेक्टर में भी तो गलत होते हैं। ठीक है, सबसे ही होती है गलती, तो हर गलती पनिशेबल नहीं हो सकती है। जो जेन्युइन मिस्टेक्स हैं तो उसके लिए आप प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद आपको कंक्लूड करना होगा। भाई कैसे कंक्लूड करोगे, सिंपल सा बता दो कि भाई जो सिविल सर्वेंट है उनको कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट को डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए। उसको तो उनको फॉलो करना ही चाहिए। उसको, आपको ऐसा नहीं कि आप उसको किनारा कर दे रहे हो। ठीक है, ये आपका बेसिस होना चाहिए, और इसके बाद आप डिसीजन लो तो फिर आप एकदम सही काम कर रहे हो। ठीक है, तो ये कंक्लूजन आप यहां पे लिख सकते हो। समझ में आ गया। तो देखो, ये दोनों ही क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे कि क्या डिमांड है, किस तरह से पॉइंट्स आपको यहां पे लिखने हैं। और देखो, एग्जाम्पल जरूर देना, एग्जाम्पल आपको जरूर देने होंगे। आप गूगल पे सर्च कर लो, बेटर इंडिया साइट आती है। ठीक है, बेटर इंडिया, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल की जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो कहाँ कहाँ अच्छा काम कर रही है, कहाँ कहाँ बेकार काम कर रही है, तो वो सब आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे अगले सेगमेंट पे, जहाँ पे एक लर्नर की आंसर शीट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट किया है कौरव पांडव से कि दोनों इक्वली एजुकेटेड थे, बट लैक ऑफ मोरल इन कौरव सेना रिजल्टेड इन देयर डिस्ट्रक्शन। अब देखो, यहाँ पे सोसाइटी की बात हो रही है कि सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट होगा। तो ये जो आपका एग्जाम्पल है सही नहीं है ना, आप वो एग्जाम्पल लिखो जहां पे सोसाइटी पे इंपैक्ट हो रहा है। आप टेररिज्म की बात कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं।
देन आपने कोविड 19 की बात की, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बट देखो इतना लंबा मत लिखो क्योंकि ये वैसे 10 मार्कर है, काफी ब्रीफ में आपको लिखना होता है। तो जो भी आपके पॉइंट्स हैं उनको लिमिटेड एक्सप्लेनेशन के साथ ही मेंशन करो, इतना डिटेल में मत जाइए, वरना क्या होगा आपका पेपर छूट जाएगा, ठीक है। तो इतने ज्यादा इंफॉर्मेशन मत दीजिए, जो मोस्ट रिलेवेंट पॉइंट है केवल वही लिखिए, प्रायोरिटाइज करिए। देन सेक्सुअल हेरेसमेंट की बात की है, टीचर की बात की है, करप्शन की बात की, देखिए बहुत अच्छे आपके पॉइंट है, बट इतना मत एक्सप्लेन करो, ठीक है। आपने 4 लाइन लिख दी है, यहां पे तो 4 पॉइंट आ जाते, ठीक है। तो इतना एक्सप्लेन मत करो, पॉइंट लिखो, 1 लाइन में एक्सप्लेनेशन काफी है, ठीक है। फिर आपने क्या किया है, फिर आपने ये बताया है कि मोरल्स क्यों जरूरी है, उसकी इंपॉर्टेंस आपने बता दी, तो ये भी सही है, आपने युधिष्ठिर का यहाँ पे कोटेशन लिखा है। बट देखो इतने सारे पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, 1 से 2 लाइन में बता दो कि मोरल क्यों जरूरी है। आप चाहें तो एरो डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है, इस तरह से बता दो, तो इसमें आपका स्पेस और टाइम दोनों बचेगा, ठीक है। देन आपने ये बताया है कि पी नरहरि का आपने एग्जाम्पल दिया है, तो ये एमपी में थे, एमपी में है ब्यूरोक्रेट, बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं। फिर आपने लिखा है कि इंप्लीमेंटेड लाडली लक्ष्मी योजना, देखो इंप्लीमेंटेड वर्ड गलत है ना भाई, ब्यूरोक्रेट का तो काम ही इंप्लीमेंटेशन का, ठीक है, तो वो तो सभी करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, बेसिकली ये इन्होंने सोचा था इसके बारे में, ठीक है, तो इस वो चीज यहां पे आनी चाहिए, ठीक है। देन आपने काफी कुछ लिखा और भी आपने एग्जाम्पल दिए, इतने एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि कायदे से तो आपका ये जो आंसर है ये यहीं पे खत्म हो जाना चाहिए था, यहीं पे खत्म हो जाना चाहिए था। इसके आगे जो आप बढ़ रहे हो मींस आप कहीं ना कहीं जो है आप का पेपर जो है छूट जाएगा, ठीक है। तो यहीं तक एंड करो, इतने सारे एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, एक एग्जाम्पल दे दिया बहुत है। उसके बाद आपने कंक्लूड किया, फिर से वही पॉइंट रिपीट कर दिया, चलो कोई बात नहीं, रिपीट कर सकते हो, बट कोशिश करो कि रिपीटेशन ना हो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो करना क्या होगा, वर्ड लिमिट को फॉलो करो, लिमिटेड वर्ड्स में जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है उसको एक्सप्रेस कर दो, ठीक है। चाहो तो हेडिंग बुलेट पॉइंट फॉर्मेट यूज कर सकते हो, इतना एक्सप्लेन मत करो, इतने ज्यादा एग्जाम्पल्स मत दो, ठीक है, क्योंकि वर्ड लिमिट का भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। बड़े आगे चलिए, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ये केस स्टडी है, यहां पे नोलन कमिटी की बात इन्होंने की है, देखो इसका मतलब है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वैल्यूज की बात की गई है, ऑनेस्टी वगैरह वहां पे मेंशन किया गया है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सही इंट्रोडक्शन नहीं हुआ आपका, आप थोड़ा सा समराइज कर सकते थे, क्रक्स वहां पे लिख सकते थे कि प्रॉब्लम क्या है वो बता सकते थे, ठीक है। बट इन रिसेंट टाइम ये बात ठीक है, देखो यहां पे आपको एग्जाम्पल्स भी देने चाहिए थे कि भाई रिसेंट टाइम में क्या एग्जाम्पल देखा गया है, ठीक है। तो आप कोलगेट की बात कर सकते थे यहां पे, अफेक्ट ऑफ दिस ट्रेंड, देखो कोशिश करो कि पूरी हेडिंग आप लिखो, इट डिस्करेजेस सिविल सर्वेंट टू फॉलो एथिकल वैल्यूज। देखो यार ये चीज तो सही नहीं है ना, एथिकल वैल्यूज तो वो फॉलो कर रहे हैं, बट वो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जा रहे हैं, डिसीजन जो है वो इनोवेटिव नहीं ले रहे हैं, तो वो चीज यहां पे आनी चाहिए। देन डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये ठीक है, डेवलपमेंट इज लोअर्ड ड्यू टू रिस्क ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, प्रोसिक्यूशन इंजर्स देयर स्पिरिट ऑफ वर्क। देखो पॉइंट आपके ठीक है, बट बहुत सारे रिलेवेंट पॉइंट आपने छोड़ दिए, ठीक है, तो वो मैंने डिस्कस किया आपके साथ, तो वो पॉइंट भी आने चाहिए। तो प्रायोरिटाइज करिए पॉइंट को, और जो मोस्ट रिलेवेंट पॉइंट है वो यहां पे आना चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया। तो जो इनोवेशन है, डिसीजन मेकिंग है, वो सब पॉइंट बेसिकली यहां पे आने चाहिए तो और अच्छा रहता। देन मेजर्स लिए हैं आपने कि डेलिब्रेट इन्वेस्टिगेशन ऑफ बोनाफाइड मिस्टेक्स शुड बी प्रोहिबिटेड टू ब्रॉडकास्ट बाय मीडिया, ये बेसिकली पॉइंट आपका सही है। इफ मिस्टेक इज फाउंड इंटेंशनल ओनली देन इट शुड बी मेड पब्लिक, ठीक है, तो थोड़ा सा ग्रामर पे ध्यान दो। इट विल इंकरेज ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ ए केस, देखो बेसिकली इतना लिखने की जरूरत है नहीं, आपने अपना पॉइंट पहले ही बता दिया। देन स्ट्रेंथन लॉज टू नॉट प्रोसिक्यूट अ सिविल सर्वेंट, देखो सेंटेंस पूरा लिखो, कब प्रोसिक्यूट नहीं करना है, जब अनइंटेंशनल हो, ठीक है। इफ मिस्टेक इज फाउंड अनइंटेंशनल, ठीक है, तो यहां पे कॉमा लगाओ, डॉट मत लगाओ, ठीक है, कॉमा लगाओ यहां पे। दिस विल रिड्यूस द रेटलिंग, देखो ये आपका पहला दूसरा पॉइंट ऑलमोस्ट सेम ही है ना, तो थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट कर सकते थे, ठीक है। आप लिखते कि अनइंटेंशनल मिस्टेक के केस में हमें लॉ बनाना चाहिए, इतना काफी होता, ठीक है, इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत यहां पे नहीं थी। देन स्प्रेडिंग अवेयरनेस, किसमें, पब्लिक अबाउट बोनाफाइड मिस्टेक, देखो ये बहुत ही जनरल सा पॉइंट हो गया, ठीक है, इसको आप एक लाइन में लिख सकते थे कि अवेयरनेस क्रिएट करनी है, मीडिया का रोल आपको बताना होगा। देन बिल्डिंग कॉन्फिडेंस अमंग द सिविल सर्वेंट टू नॉट लॉस
फेथ इन द सिस्टम एंड प्रोवाइड देम सिक्योरिटी। देखो ये सेंटेंस जो है ना आपका सही से फ्रेम नहीं हुआ है, तो प्रॉपर सेंटेंस लिखो कि कहना क्या चाह रहे हो। बिल्डिंग कॉन्फिडेंस मतलब कहो कि उनको कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ जो एथिक्स है उसको फॉलो करना चाहिए, सिस्टम पे उनको भरोसा रखना चाहिए, ये सब कुछ बातें आप यहां पे लिख सकते थे, ठीक है। तो सेंटेंस आपका सही से फॉर्म नहीं हुआ है। टू इंश्योर नो लीगल बाइंडिंग इफ मिस्टेक इज डिटेक्टेड एज बोनाफाइड, इसका मतलब क्या ये मुझे समझ में नहीं आया कि लीगल बाइंडिंग क्या, ठीक है, लीगल बाइंडिंग क्या, तो सही से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो आप, सेंटेंस सही से फ्रेम करो। फिर आपने क्या लिखा है, ड्यू टू नो लीगल बाइंडिंग दे विल एबल टू वर्क विदाउट एनी पॉलिटिकल प्रेशर। फिर से वही बात, थोड़ा सा सही से एक्सप्लेन करो कि कहना क्या चाहते हो, ठीक है। तो सेंटेंस आपका सही से फ्रेम नहीं हुआ है। ऑब्जर्वेशन क्या है कि एक तो एग्जाम्पल्स दो, वो आपके आंसर में नहीं है, रिलेवेंट पॉइंट आपने छोड़ दिए हैं, ठीक है। एक्सप्लेन कम करो, पॉइंट्स ज्यादा लिखो, ठीक है। ये हमेशा थंब रूल अपना लो जीएस में, ठीक है, कि पॉइंट्स ज्यादा लिखो, एक्सप्लेन आपको कम करना है, ठीक है, तभी बहुत शानदार मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये मेरी ऑब्जर्वेशन है एंड इसी के साथ जो हमारा सेशन है इसको हम कंक्लूड करेंगे। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करना न भूलें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें, और अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, मैं डेफिनेटली सबका रिप्लाई करूंगा, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑल द बेस्ट, गुड बाय।